देखिए, माखनलाल चतुर्वेदी जो पाठ है इसका दूसरा जो पार्ट है वो देखिए उसका भावार्थ। काली तू रजनी भी काली, शासन की करनी भी काली, काली लहर कल्पना काली, मेरी काल कोठरी काली, टोपी काली, कमली काली, मेरी लोह श्रृंखला काली, पैरे की हूँ कृति की ब्याली, तिस पर है गाली ए आली। इस काले संकट सागर पर मरने की मदमाती, कोकिल बोलो तो अपने चमकीले गीतों को क्यों कर हो तैराती, कोकिल बोलो तो तुझे। तो आप इसका भावार्थ देखिए। तुझे मिली हरियाली डाली, मुझे नसीब कोठरी काली, तेरा नभ भर में संचार, मेरा 10 फुट का संसार, तेरे गीत गावे वाह, रोना भी है मुझे गुनाह, देख विस्मता तेरी मेरी, बजा रही तिस पर रणभेरी। तो यहाँ पे कवि ये कहना चाहता है कि देख अरे कोयल, कवि जो है अपने उसको, कवि जो है उस कोयल से, काली तू, कि हे कोयल आप काली हैं, रजनी भी काली, यानी रात, रजनी कहते हैं रात्रि को, भयंकर काली रात है, और इस भयंकर काली रात में शासन की करनी भी काली है, यानी जो हमें ये यातनाएं दे रहे हैं ये भी उनकी करतूत जो है काली काली है। और रात को ठंडी काल की जो लहरें चल रही हैं, काली लहरें हैं, और जो मन में जो सोच है उन लोगों की, वो भी उनकी करतूत भी काली है। मेरी काल कोठरी काली, जिस कोठरी में मुझे यातना मिली है उस कोठरी का रंग भी काला है, और टोपी भी काली है, और जो ओढ़ने के लिए जो कंबल दिया गया है उसका रंग भी काला है। मेरी लोह श्रृंखला काली, अर्थात हमें जो ये गुलामी की जो बेड़ियां हैं इन जंजीरों का रंग भी काला है। पैरे की हुंकृति की ब्याली, हुंकृति, हुंकृति कहते हैं हुंकार, और ब्याली का मतलब है सांपिन, मतलब ये जो सांपों की जो नागिन की जो फूंकार है वो भी काली प्रतीत हो रही है। संकट सागर यानी भयंकर मुसीबत है, मदमाती, और तुम जो है बड़ी मस्त होकर के मस्ती से भरी हुई हो। तो केदी के रूप में कवि माखनलाल चतुर्वेदी कोयल से ये कहता है कि इस समय सब तरह अंधकार की कालीमा छाई हुई है, तुम भी काली हो, रात भी काली है, और अंग्रेजों की करतूतें भी काली हैं, देश में निराश रूपी काली लहर फैली हुई है, और मन में काली यानी बुरी कल्पनाएं उठ रही हैं। हमारी टोपी और कंबल का रंग भी काला है, हमारी हथकड़ियों या बेड़ियों का रंग भी काला है, जेल में पहरेदारों की हुंकार रूपी जो सांप की तरह काली जहरीली है, उस पर भी ये लोग बात बात पर गालियां देते हैं। कौन? ब्याली, मतलब गालियां देते हैं। कौन देते हैं? जो अंग्रेज पहरेदार सिपाही हैं। तो कवि कहता है कि हे कोयल, इस समय अपार संकट सामने खड़ा है, इस मुश्किल की घड़ी में तुम मरने को उद्यत क्यों दिखाई देती हो? तुम यहाँ पर हम क्रांतिकारियों के मस्ती पर गीत क्यों सुनती हो? तुम भी तो मस्ती से भरी हुई दिखाई देती हो, तुम चमकीले अर्थात आशा और उत्साह से भरपूर गीतों को क्यों इस कारागार के पास तेरा रही हो? रात्रि में कारागार के समीप क्यों घूम फिरकर और तेज का संचार कर रही हो? कोयल, हे कोयल, तुम कुछ स्पष्ट कहो, कुछ तो बोलो, कौन सा संदेशा लेकर के आई हो? कौन सा सुबह कौन सा संदेशा आएगा कि हम जेल से बाहर होंगे, क्या हमको कैसी यातनाएं दी जाएंगी, कुछ तो बोलो। तो कवि बताना चाहता है कि परतंत्र भारत में सर्वत्र निराशा रूपी अंधकार व्याप्त है, प्रत्येक वस्तु काली है, काली करतूतों के कारण अन्याय, अत्याचार, दमन एवं उत्पीड़न से भारतीयों को कष्ट झेलने पड़ रहे हैं, संकटों का सागर भी काला दिखाई दे रहा है। इस तरह निराशा, कष्ट, वेदना एवं समय की विकटता आदि की व्यंजना करने के लिए काली शब्द का बार बार प्रयोग किया गया है पाठ के अंदर। और कवि का आशय यह है कि जेल के अंदर अंग्रेज अफसर स्वाधीनता सेनानियों, क्रांतिकारियों के साथ अमानवीय बर्ताव करते हैं, वे उन्हें कठोर यातनाएं देते हैं। जेल से बाहर आम जनता पर अनेक प्रकार के अत्याचार एवं दमन करके उनका जीवन नारकीय बना रहे हैं। इससे भयानक संकट का काल आ गया है। ये तो यहाँ पे भी काला शब्द का काल से है। आगे जो कहने का भाव ये भी है कि माखनलाल चतुर्वेदी ये भी कहना चाहते हैं कि कैदियों पर पहरेदारी में नियुक्त जो अंग्रेज अधिकारी हैं वो भी अमानवीय व्यवहार करते हैं। वे कैदियों को अनेक तरह से यातनाएं देते हैं तथा बात बात पर गालियां भी देते रहते हैं।
और आगे इसको और स्पष्ट किया कि कारागार में अंधेरा व्याप्त है, वहाँ पर कैद स्वाधीनता सेनानियों के मन में भी कुछ अनिश्चित की स्थिति है। ऐसे में कोयल की कूक में से उनमें कुछ आशा और उत्साह का संचार हो रहा है। इसी विशेषता के कोयल की कूक को चमकीले गीत कहा गया है। आगे देखो, तुझे मिली हरियाली डाली, तुझे मिली हरियाली डाली, मुझे नसीब कोठरी काली, तेरा नभ भर में संचार, मेरा 10 फुट का संसार। तेरे गीत कहावे वाह, रोना भी है मुझे गुना, देख विस्मता तेरी मेरी, बजा रही तिस पर रणभेरी। तो देखो कितनी अच्छी बात कही है। तो यहाँ पे भी अपनी तुलना जो है अपनी तुलना जो है कवि माखनलाल चतुर्वेदी जो है कोयल से करता हुआ कहता है कि हे कोयल, मुझे तो रहने बैठने के लिए भी हरी भरी टहनी, मतलब कोयल तुझे तो रहने बैठने के लिए भी क्या मिली है, हरियाली डाली, यानी आप तो पेड़ में कहीं भी उड़ करके बैठ सकती हो, किसी पेड़ की हरी टहनी पर मेरे भाग्य में जेल की ये काल कोठरी है, मुझे नसीब कोठरी, मेरे भाग्य में तो ये काली कोठरी है। और तू तेरा नभ भर में संचार, नभ भर यानी असीम आकाश में घूमती फिरती हो, संचरण करती हो, परंतु मेरी दुनिया 10 फुट के कमरे में अर्थात जेल की काल कोठरी में सिमट कर रह गई है। अर्थात मेरा तो 10 फुट का संसार है, ये 10 फुट का जो कमरा होता है काल कोठरी, इसी के अंदर सिमट गई। तेरे गीत कहाँ हुआ, जब आप कूकती हो आपकी मधुर सुन करके लोग वाह निकालते हैं, पर आपकी प्रशंसा करते हैं और कहते हैं मेरे लिए, और आपकी प्रशंसा करते हैं, वाह वाह कहते हैं, और खुद के लिए कहते हैं रोना भी है मुझे गुनाह। मेरा तो माखनलाल चतुर्वेदी कहते हैं मेरे लिए तो रोना भी अपराध माना जाता है, अर्थात पाप है। हम दोनों में देख विस्मता तेरी मेरी, हम दोनों में इतनी विस्मता है, ये देखकर भी तुम युद्ध का नगाड़ा बजा रही हो, इतना मीठा बोल रही हो, अर्थात हमें स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए संघर्षरत रहने की प्रेरणा दे रही हो, ये आश्चर्यजनक है। आगे ठीक है ना गीत, आगे देखो, इस हूँ करती पर अपनी कृति से और कहो क्या कर दूं, कोकिल बोलो तो मोहन के व्रत पर प्राणों का आसव किसमें भर दूं, कोकिल बोलो तो कोकिल यहाँ पे कोयल यानी माखनलाल चतुर्वेदी जो हैं ये कहना चाहते हैं कि हे कोयल, तुम्हारी इस हुंकार को सुनकर मैं पूछना चाहता हूँ कि अपनी रचना से मैं और क्या कर सकता हूँ। कोयल तुम मुझे बताओ। मोहनदास यहाँ पे कहना है मोहन के व्रत पर, मोहनदास करमचंद गांधी अर्थात महात्मा गांधी ने देश को स्वतंत्रता दिलाने के लिए जो दृढ़ संकल्प लिया उसे पूरा करने के लिए मैं अपने प्राणों का आसव किसमें भर दूं। यह इसका भाव कि महात्मा गांधी ने देश को स्वतंत्र कराने के लिए, आज़ाद कराने के लिए जो दृढ़ संकल्प लिया उसे पूरा करने के लिए मैं अपने प्राणों का आंसू किस में भर दूं, अर्थात अपनी प्राण शक्ति किसे दे दूं। हे कोयल, तुम कुछ बताओ और कुछ इस विषय में बोलो, प्राणों का आंसू किस में भर दूं, कोकिल बोलो तो कभी जेल की जिस काल कोठरी में रह रहा है उसका क्षेत्रफल एकदम कम है, 10 फुट का है, 10 फुट लंबी चौड़ी, और कवि को उसी में सिमट कर रहना पड़ता है। तो ये बात यानी 10 फुट का ये बताया इस पाठ के अंदर। दूसरी बात जो है कि मेरा तो 10 फुट का ही संसार है, ये कहना चाहता है माखनलाल चतुर्वेदी। कवि माखनलाल चतुर्वेदी उस स्थिति के बारे में बताता है कि वह जेल में रोकर भी अपने हृदय की वेदना को कम नहीं कर सकता, क्योंकि ऐसा करने से लोग उसे कमज़ोर समझेंगे कि डर गया, और क्रांतिकारी देशभक्तों का इस तरह रोना या अपनी कमजोरी दिखाना देश हित में नहीं रहेगा। जेल में रोने से उस पर कोई दया नहीं करेगा, अपितु उस पर दोषी ही मानेगा, उसे दोषी कहेंगे कि कितना कमज़ोर है जो टूट गया अभी से रोने चीखने लगा है। आगे कभी माखनलाल चतुर्वेदी कहते हैं कि कोयल की उस हुंकृति की बात कर रहा है जिसके द्वारा वह जेल में बंद स्वतंत्रता सेनानियों तथा पराधीन भारतीयों में क्रांति की ज्वाला धधका देना चाहती है। आगे कहना चाहते हैं कि माखनलाल जो देश को स्वतंत्रता दिलाने के लिए सभी क्रांतिकारियों, स्वाधीनता सेनानियों तथा देशवासियों में प्रखर भावना का प्रसारण हो, प्राण शक्ति का संचार हो
तथा प्राणों को उत्सर्ग की प्रबल भावना बनी रही। इसलिए भी जो है लेख इस कविता के माध्यम से जो है माखनलाल चतुर्वेदी का ये भी संदेश है। तो लोगों में जब देश के प्रति तीव्र भावना होगी तो वो जागेंगे, देश के लिए कुछ करेंगे, उनमें भी देश प्रति आत्मोत्सर्ग की भावना प्रबल होगी। तो पहला जो कोयल की कूक सुनकर कवि की क्या प्रतिक्रिया थी, तो आप देखो पहला क्वेश्चन है कि कोयल की कूक सुनकर कवि की क्या प्रतिक्रिया थी। तो आधी रात में कोयल की कूक सुनकर कवि सोचता है कि कोयल उसे कुछ बताना चाहती है, इसलिए वह चीख रही है। वह जेल में बंद कैदियों, स्वतंत्रता सेनानियों के लिए कुछ विशेष संदेश लेकर आई है। कवि दोबारा सोचता है कि या तो वह मेरा दुख बांटना चाहती है या उसकी यातनाओं को देखकर आंसू बहा रही है। वह इस तरह हमें अंग्रेज शासन के विरुद्ध क्रांति का संदेश देना चाहती है। प्रश्न नंबर 2, कवि ने कोकिल को बोलने के लिए किन कारणों की संभावना बताई। तो देखो आप ये कह सकते हैं कि निम्नलिखित कारणों की संभावना व्यक्त की है। नंबर 1 उत्तर में लिखोगे। नंबर 1, कोयल कैदियों के मन में स्वतंत्रता की भावना जगाने आई है। दूसरा पॉइंट है, कवि को मिल रही यातनाओं के प्रति सहानुभूति जताने के लिए आई है। नंबर 3, वह अपनी कूक के माध्यम से स्वतंत्रता सेनानियों के लिए किसी का संदेश दे रही है। नंबर 4, उसने सारे देश में क्रांति रूपी दावानल की ज्वालाएं देख ली हैं। नंबर 5, रणबेरी बजाने तथा विद्रोह के बीज बोने के लिए आह्वान कर रही है। नंबर 6, सघन अंधकार में वह अपनी वेदना के बोझ से दबने कूकने लगी है। प्रश्न नंबर 3, किस शासन की तुलना तम के प्रभाव से की गई है और क्यों। तो सीधा शर्त है ब्रितानी तत्कालीन उस समय के जो ब्रिटिश शासन की, उत्तर लिखोगे तत्कालीन ब्रिटिश शासन की तुलना तम के प्रभाव से की गई है। तम का मतलब अंधकार के प्रभाव से की गई है, क्योंकि वे क्रांतिकारियों को जेल की काली दीवारों के भीतर कैद कर देते थे। वे उन्हें तरह तरह की यातनाएं देते थे और उनके साथ कोलू के भेल की तरह दुर्व्यवहार करते थे। प्रश्न नंबर 4, कविता के आधार पर प्राचीन भारत की जेलों में दी जाने वाली यंत्रणाओं का वर्णन कीजिए। तो आप लिखेंगे प्रश्न उत्तर, प्राचीन भारत की जेलों में कैदियों को अमानवीय यातनाएं दी जाती थी। नंबर 1, पहला बिंदु, वहाँ कैदियों को अत्यंत छोटी कोठरियों में रखा जाता था। नंबर 2, उन्हें भरपेट भोजन नहीं दिया जाता था। नंबर 3, उनसे कठोर परिश्रम कराया जाता था। इस दृष्टि से कोलू खींचना, गिट्टियाँ तोड़ना, पानी चरस से खींचना तथा अन्य कठोर कार्य करवाए जाते थे। नंबर 4, बात बात पर जेल के अधिकारी व पहरेदार गालियाँ देते थे, मारते पीटते थे। नंबर 5, राजनीतिक कैदियों को चोरों, लुटेरों एवं बटमारों के साथ रखा जाता था। नंबर 6, कैदियों को अपनी बात कहने का अवसर नहीं दिया जाता था। नंबर 7, उनके स्वास्थ्य एवं सुख का कोई ध्यान नहीं रखा जाता था। ऐसी भयंकर यातनाएं जो है दी जाती थी। उन भाव स्पष्ट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 है, भाव स्पष्ट कीजिए। मर्दुल वैभव की रखवाली सी कोकिल बोलो तो। ख है, हूँ मूठ खींचता लगा पेट पर जुआ खाली करता हूँ ब्रिटिश अकड़ का कुआ। तो यहाँ पे देखो भाव स्पष्ट, मर्दुल वैभव की रखवाली सी कोकिल बोलो तो ये संसार इसका उत्तर है। ये संसार दुख का सागर है, यहाँ कष्ट ही कष्ट हैं। यदि कहीं मृदुलता और सरलता दिखलाई पड़ती है तो वह केवल कोयल के मधुर स्वर में ही है। इसलिए कोयल ही मृदुलता की रखवाली करने वाली है। यहाँ पे मृदुलता का मतलब है यहाँ जेल के अंदर मीठा व्यवहार ही करना पड़ता है। अतः कवि उससे जानना चाहता है कि यहाँ कारावास में अपनी मधुर कूक के माध्यम से वह उससे क्या कहना चाहती है। दूसरा ख है, हूँ मोट खींचता लगा पेट पर जुआ खाली करता हूँ ब्रिटिश अकड़ का कुआ। तो उत्तर लिखिए। उत्तर है, प्राधीनता काल में अंग्रेज जेल में कैदियों से कठोर श्रम कराते थे। उस समय कैदी के पेट पर जुआ बांधकर कुएं से चरस से पानी खिंचवाया जाता था। उनके साथ पशुओं जैसा क्रूर व्यवहार किया जाता था, फिर भी वह हार नहीं मानता था।
कवि का मानना है कि ऐसा काम करने से अंग्रेजों की अकड़ खत्म हो जाएगी और वे यहाँ से चले जाएंगे और इस प्रकार जो है ब्रिटिश शासन का अंत हो जाएगा। प्रश्न नंबर 6 है, अर्धरात्रि में कोयल की चीख से कवि को क्या अंदेशा है? तो अर्धरात्रि यानी आधी रात में कोयल की चीख से कवि को यह अंदेशा है कि कोयल कैदियों पर होने वाले अत्याचारों को देखकर द्रवित हो उठी है, जिसके कारण आधी रात में उसके मुख से पगला जाने के कारण चीख निकल पड़ी है। प्रश्न नंबर 7, कवि को कोयल से ईर्ष्या क्यों हो रही है? अब देखो कितने कवि को कोयल से ईर्ष्या इसलिए हो रही है। नंबर 1, कोयल का बसेरा हरी भरी डाली पर है, पर कवि काल कोठरी में कैद है। नंबर 2, कोयल विस्तृत आकाश में निर्बाध गति से उड़ सकती है, जबकि कवि छोटी सी कोठरी में सिमट कर बैठा है, अपनी बात भी पैर भी फैला करके सो नहीं सकता। तीसरी बात है, तीसरा कोयल की तान को सुनकर लोग प्रशंसा में वाह कह उठते हैं, जबकि कवि रोना भी मना है। कवि को जेल के अंदर वो रोता है तो उसके बदले में भी उसकी मार पड़ती है, इसलिए कवि को कोयल से ईर्ष्या हो रही है। प्रश्न नंबर 8 है, कवि के स्मृति पटल पर कोयल के गीतों की कौन सी मधुर स्मृतियाँ अंकित हैं जिन्हें वह नष्ट करने पर तुली है? तो स्मृति इस प्रकार निम्नलिखित आप लिखोगे उत्तर में कि कवि की निम्नलिखित स्मृति अंकित है कि नंबर 1, कोयल प्रातःकाल सूर्योदय होने पर अपनी मधुर गीत सुनाती थी। दूसरा, विंध्याचल के वनों में झरनों के आसपास वह गीत सुनाती थी। नंबर 3, तेज हवाओं के झोंकों के मध्य उसने कोयल का मधुर गान सुना था। कवि की स्मृति में अंकित ये गीत घायल के घावों पर मल्लम लगाने का काम कर सकते हैं, क्रांतिकारियों में जोश भर सकते हैं, परंतु अंग्रेजों के अत्याचारों से क्षुब्ध होने से वह सारी मधुर स्मृतियों को नष्ट करना चाहती है। हथकड़ियों का गहना क्यों कहा गया है? प्रश्न नंबर 9, हथकड़ियों को गहना क्यों कहा गया है? तो अपराधियों को नियंत्रित रखने के लिए हथकड़ियाँ पहनाई जाती हैं, परंतु स्वतंत्रता सेनानियों एवं क्रांतिकारी देशभक्तों के लिए हथकड़ियाँ गहने या अलंकरण से कम नहीं है। इससे उनके महान त्याग, बलिदान एवं देश प्रेम की भावना व्यक्त होती है। उनका सिर इनके कारण गर्व से ऊंचा उठता है और वे सहर्ष हथकड़ियाँ पहनने को उद्धृत रहते हैं, तैयार रहते हैं। इससे उनमें जोश और उत्साह भर जाता है, इसी कारण हथकड़ियों को गहना कहा गया है। प्रश्न नंबर 10, काली तू ए काली, मतलब काली तू डैश डैश ए काली, इन पंक्तियों में काली शब्द की आवृत्ति से उत्पन्न चमत्कार का विवेचन कीजिए। तो उक्त पंक्तियों में काली शब्द की आवृत्ति विभिन्न प्रसंगों में और विभिन्न अर्थों में, इसलिए यहाँ शब्दगत यमक अलंकार का चमत्कार है। काली शब्द के अर्थ देखिए, जैसा काला रंग, काले कारनामे, काली काल कोठरी, काली लहर, काली कल्पना, काली कंबल आदि। अब ये इस प्रकार से 11वां जो क्वेश्चन है वो देखिए आप, काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए, किस दावानल की ज्वालाएं देखी, है ना? तो इसमें जो है यह है भाव सौंदर्य, तो आप इसमें कहोगे स्वतंत्रता संग्राम की आग। उत्तर में आप लिखेंगे भाव सौंदर्य, स्वतंत्रता संग्राम की आग दावानल की भांति। दावानल कहते हैं ना कि जंगल में जो आग लगती है उसकी तरह देश में फैल चुकी थी। कवि को लगता है कि कोयल ने भी इस क्रांति की आग को देख लिया है, उसको एहसास हो गया है। शिल्प सौंदर्य है, दावानल की ज्वालाओं में रूपक अलंकार है। वैसे दावानल को स्वतंत्रता हेतु क्रांति का प्रतीक बताया गया है। इसमें मानवीकरण एवं प्रश्न शैली है। शैली तो है प्रश्न शैली और मानवीकरण है, मानव की तरह जो है उसको दिखाया गया है, इसलिए मानवीकरण अलंकार है। शब्दावली तत्सम प्रदान है। तेरे गीत ख है, तेरे गीत कहावे वाह, रोना भी है मुझे गुना, देख विस्मता तेरी मेरी बजा रही तिस्परण बेरी। तो इसमें भाव सौंदर्य है कि कोयल का जीवन स्वतंत्र एवं निर्बाध है, जबकि कवि का जीवन यातनापूर्ण है। कोयल अपने मधुर गीतों से सभी को प्रिय लगती है, जबकि कवि का रोना भी अपराध है। कोयल की कूक अति प्रेरणा देती है और शिल्प सौंदर्य इसमें वर्णावृत्ति से अनुप्रास अलंकार है। खड़ी बोले में उर्दू का प्रयोग तथा मानवीकरण की योजना प्रशस्य। रचना और अभिव्यक्ति का है 12वां क्वेश्चन। कवि जेल के आसपास अन्य पक्षियों का चहकना भी सुनता होगा, लेकिन उसने कोकिला की बात क्यों की, कोयल की बात
क्यों कही है? तो इसके पीछे कारण ये रहा होगा कि निश्चित है कि कवि नानी ने पक्षियों के चहकने के शोर को भी सुना होगा, लेकिन उसने कोयल की ही बात इसलिए की क्योंकि कोयल का मधुर स्वर उसे प्रभावित कर गया होगा और उसकी कोमल कोमल भावनाओं को छू गया होगा, इसलिए कवि ने जो है कोयल की बात की। आपके विचार में स्वतंत्रता सेनानियों और अपराधियों के साथ एक सा व्यवहार क्यों किया जाता होगा? 12वां 13 क्वेश्चन है ये, कि आपके विचार में स्वतंत्र सेनानियों को अपराधियों के साथ एक सा व्यवहार क्यों किया जाता होगा? तो शायद मैं आप कह सकते हैं कि ब्रिटिश शासन स्वतंत्रता सेनानियों को अधिक परेशान करने के लिए ऐसा करता था। वह स्वतंत्रता सेनानियों को नीचा दिखाना चाहता था, उनके आंदोलन को कुचलना चाहता था, उन पर राजद्रोह जैसा गंभीर अपराध लगाकर मानसिक तौर पर उन्हें कमज़ोर करना चाहता होगा। वे भारतीय जो स्वतंत्रता सेनानियों की आज़ादी की मांग को घोर अपराध मानते थे। इस कारण वे कठोर व्यवहार करते थे और उन्हें मानसिक स्तर पर तोड़ने की दृष्टि से उन्हें चोरों, अपराधियों आदि के साथ कारावास में रखते थे। ठीक है, उसके बाद में ये आप कर लेंगे पाठ्येतर परिगत प्राचीन भारत में कौन कौन सी बातें, तो आपके ये प्रसिद्ध जेलें हैं, मशहूर थी, उनमें सब सेनानियों को किस किस तरह की यातनाएं दी जाती थी, इस बारे में नहीं जान। तो आप ऐसे कह सकते हैं कि प्राचीन भारत की प्रमुख जेलें थी पूना की यरवदा जेल, पोरबंदर की जेल, इलाहाबाद नैनी की जेल, कोलकाता जेल, अजमेर जेल, देहरादून जेल, पटना जेल इत्यादि। इन जेलों में कोल्हू चलाना, गिट्टियाँ तोड़ना, चक्की एवं रेड चलाना, चरस से पानी खींचना तथा सरकारी कार्यालयों के लिए फर्नीचर, दरियाँ आदि बनाने का काम यातना पूर्वक कराया जाता था। उसके बाद में है कि स्वतंत्र भारत की जेलों में, लास्ट में, स्वतंत्र भारत की जेलों में अपराधियों को सुधार कर हृदय परिवर्तन के लिए प्रेरित किया जाता है। पता लगाए कि जिससे हम कौन कौन से कार्यक्रम चल रहे हैं। तो आज वर्तमान समय की जब बात करते हैं तो जैसे नंबर 1 आपके तो निम्नलिखित कार्यक्रम चल रहे हैं। जैसे जयपुर आदि शहरों में खुली जेल बनाई गई हैं, जेलों में नशा मुक्ति केंद्र संचालित हो रहे हैं, जेलों के अंदर जो है मोबाइल फ़ोन पर भी जो है आजकल प्रतिबंध लगाया जा रहा है, जिससे अपराधी जो है साठ गांठ करके बाहर अंदर बैठ करके बाहर जो अपराधियों जो है जगत से जो कार्य करवा रहे हैं उन पर भी अंकुश लगा रहे हैं। और जेलों में धार्मिक प्रवचनों का आयोजन भी किया जा रहा है। जेलों में लघु कुटीर उद्योगों का प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है ताकि भविष्य में स्वावलंबी बन सके और पैसा कमा सके। नंबर 5, जेलों में शिक्षा सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है, कंप्यूटर प्रशिक्षण के कार्यक्रम चल रहे हैं। अगला लास्ट, अपराधियों के साथ मानवीय व्यवहार किया जा रहा है और उन्हें आत्म सुधार का अवसर दिया जा रहा है। ये आपके हो गए। फिर उसके बाद में ये आप जो है ये कर लेंगे शब्दार्थ। बटमार कहते हैं रास्ते में यात्रियों को लूट लेने वाला, हिमकर, हिम यानी हिमकर, चंद्रमा, दावानल, जंगल की आग, मोट, चमड़े का ढोल जिससे कुएं आदि से पानी खींचा निकाला जाता है, हुंकृति, हुंकार, ब्याली यानी सर्पिणी, मोहनदास करमचंद गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी आदि। देखिए ये पार्ट 2 के जो है आपका कंप्लीट हो गया। आप इसको होमवर्क में करेंगे और लर्न कर लेंगे और फिर जांच कराएंगे, टेस्ट के लिए तैयार करेंगे। इसलिए आपके हो गए 9, 10, 11 और 12, 4 लेसन इसके अंदर हो गए। और उसमें गद्य पाठ के अंदर आपको और करवाएंगे। इसके माखनलाल चतुर्वेदी के 2 पार्ट हैं, जबकि रसखान के उसके एक एक पार्ट हैं।